एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में शेयर को डिस्कस करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। आलेख 2 और आलेख 3 रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी और जीडीपी में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी को बताता है। आलेख 3 रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी बता रहा है, जहां पर डेटा 1977, 78 और 2017-18 का है। 1977-78 में प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करता था, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था और 2017-18 में भी सबसे ज़्यादा रोजगार जो प्रोवाइड करता है वो है प्राइमरी सेक्टर। आलेख 2 में हम देख रहे हैं कि जीडीपी में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी को बताया जा रहा है परसेंटेज में। यहाँ पे डेटा 1973, 74 और 2013-14 का है। यहाँ पर हम 1973-74 में देखेंगे तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा अगर योगदान करता था उस समय तो वो प्राइमरी सेक्टर करता था, बट 2013-14 में सबसे ज़्यादा योगदान है जीडीपी में तो वो है टर्शरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ऐसा क्यों है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। और सबसे कम अगर योगदान है तो वो है प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में। ठीक है, इन सबको चीज़ों को देखने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, वो क्या कि जीडीपी में तीनों जो जीडीपी है उसमें तीनों क्षेत्रकों के योगदान में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। मतलब कहने का है, आप यहाँ पर देखो कि जीडीपी, ये जो जीडीपी है, जीडीपी में तीनों क्षेत्रकों के योगदान में परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा जीडीपी में अपना योगदान देता था, बट 2013-14 में टर्शरी सेक्टर और प्रेजेंट टाइम में भी टर्शरी सेक्टर ही, तृतीय क्षेत्र ही सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान देता है, अपना उसकी हिस्सेदारी है। बट इसमें चेंजेस तो आए हैं, बट रोजगार में ये चेंज नहीं आया। प्राइमरी सेक्टर पहले भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था और 2017 और 18 में भी प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा तो इसका सबसे मेन रीजन यही है कि जो प्राइमरी सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर है और जो टर्शरी सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त जो अवसर है वो क्रिएट नहीं हुए हैं। यहाँ पर उतने जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट नहीं हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में उत्पादन नहीं हुआ। द्वितीय क्षेत्र जिसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, वहां पर 3 गुना से भी ज्यादा उत्पादन हुआ है और तृतीय क्षेत्र में 14 गुना से ज्यादा उत्पादन हुआ है, उसमें वृद्धि हुई है। लेकिन दोनों में ही तृतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर 5 गुना से भी कम उसमें वृद्धि हुई है और औद्योगिक क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं वो वहाँ पर 3 गुना ही वृद्धि हुई है, जबकि वहाँ पर उत्पादन 3 गुना से ज्यादा था। इसका एक मेन रीजन ये भी हो सकता है कि रोजगार में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में जो वर्कर वर्क करते हैं उसमें कंपल्सरी नहीं होता है कि बेसिक स्किल्स और नॉलेज आपके पास हो ही, इसीलिए। और जो सेकेंडरी सेक्टर है या टर्शरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र है, इन सब में वर्कर जो वर्क करते हैं कारखानों में या फिर ट्रांसपोर्ट में या फिर कम्युनिकेशन कहीं पर भी वर्क करते हैं, तो उनमें एक बेसिक स्किल की ज़रूरत होती है और थोड़ी एक बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत कम लोगों में होता है। और इसीलिए ये सब क्षेत्र हैं, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यहाँ पर ज़्यादा लोग जो है वो रोजगार नहीं कर तो रहे हैं, बट वही लोग जाते हैं जिनमें थोड़ी सी स्किल होती है। और मैक्सिमम लोग प्राइमरी सेक्टर में इंगेज होते हैं, अपने आप को वो दिखाते हैं कि वो इंगेज हैं, बट अपनी कैपेसिटी से, अपनी क्षमता से वो कम उत्पादन वहाँ पर करते हैं। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या अर्ध बेरोजगारी का क्या मतलब होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे लोग, वर्कर अपनी कैपेसिटी से कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग हैं वो अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता से कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा
कि कैपेसिटी से कम प्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है। तो कैपेसिटी से कम प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में नीड से, आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। यदि आप कुछ लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा भी देते हो तो भी प्रोडक्शन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पर अल्प बेरोजगारी है। अब हम अल्प बेरोजगारी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक किसान है, लक्ष्मी, और उसके सभी परिवार के सभी सदस्य हैं ये, जो कि उसके खेत में काम करते हैं। ठीक है, अब वो पूरे वर्ष इसी खेत में काम करते हैं। सभी तो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट अगर इसमें से 2 या 3 लोगों को मैं हटा दूं तो भी धान के उत्पादन या गेहूं के उत्पादन पर कोई भी प्रभाव, विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो इतने सारे लोग कार्य करते हुए दिख रहे हैं उसमें से कम मैक्सिमम 4 या 5 लोग ही मेहनत करते हैं और अच्छे से उत्पादन करते हैं, और जो भी बचे हुए लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने आप को कार्य में करते हुए लगे हुए दिखाई, ये कार्य में लगे हुए हैं, ऐसा ये दिखाई दे रहे हैं कि हम कार्य कर रहे हैं। इस स्थिति को हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी, जिसे इंग्लिश में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप आता है वो आता है क्या, खुली बेरोजगारी, जिसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये बेसिकली ऐसे लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि एजुकेटेड भी होते हैं, उनमें स्किल्स भी होती हैं, वो जो प्रेजेंट टाइम में वेज रेट चल रही है उस पर भी वर्क करने को तैयार होते हैं, बट उन्हें नौकरी नहीं मिलती। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति योग्य अथवा स्वस्थ है अथवा मौजूदा दर पर काम करने को इच्छुक होते हुए भी उसे रोजगार नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी के कारण इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, और मेनली ये शहरों में पाई जाती है, और शिक्षित बेरोजगार के बीच ये बेरोजगारी जो है वो मौजूद रहती है। अब हम ये देखेंगे कि मान लो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में को कम करने का एक तरीका क्या हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि मान लो कोई जो है लैंडलॉर्ड, भूस्वामी आता है और इसके पास लक्ष्मी जो किसान है इसके पास आता है और कहता है कि अपनी जमीन पर कार्य करने के लिए इसके परिवार के 2 सदस्य या 3 सदस्यों को बोलता है कि ये इन 3 सदस्यों को हमारे यहाँ काम पर भेज दो मजदूरी करने के लिए, और इन 3 सदस्यों को वो लेकर जाता है। अब लक्ष्मी की फैमिली में क्या होगा, एक एडिशनल इनकम, एडिशनल जो है वो इनकम होगी, ये अतिरिक्त आय जो है वो आएगी, क्योंकि वो जो 3 लोग हैं वो अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करेंगे। मान लो वो 100 रुपये प्रति दिन, 50 रुपये प्रति दिन मिनिमम अगर भी वर्क करते हैं तब भी अतिरिक्त इनकम इसके फैमिली में जो है वो आएगी। तो इस तरह से अगर एक ही खेत में 10 लोगों के काम करने से बेहतर है कि हम उस खेत में 2 या 3 मैक्सिमम लोग लगे रहें, और जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो अलग अलग रोजगार में लगे रहें। कोई कारखानों में काम करे, कोई ट्रांसपोर्ट में काम करे, कोई अलग अलग कार्य में लगे रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे उनके घरों में, उनकी फैमिली में आय की प्राप्ति होगी, और इस प्रकार की प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति या अल्प बेरोजगारी की स्थिति नहीं आएगी। इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी केवल प्राइमरी सेक्टर में ही पाया जाता है, या अल्प बेरोजगारी जो है वो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में ही पाई जाती है। अल्प बेरोजगारी सर्विस सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र में भी हो सकती है। जैसे हजारों अनियमित मजदूर जो डेली एम्प्लॉयमेंट की तलाश करते हैं, प्लम्बर, पेंटर आदि का कार्य करते हैं। कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, सड़कों पर ठेला लगाए हुए दिखते हैं, जहां वो पूरा दिन बिता देते हैं और बहुत कम कमा पाते हैं। क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है कि उनको, वो कार्य में तो लगे हुए हैं बट उनका जो उनकी जो आय की प्राप्ति का साधन है वो बहुत कम है। वो दिन भर लगे रहेंगे, दिन भर पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन उनकी
आय जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये है पूरा आपने आज पढ़ा कि जीडीपी में और रोजगार में ये दो क्षेत्रक हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, उनका क्या योगदान है। और दूसरा आपने ये देखा कि इसके क्या कारण हो सकते हैं कि रोजगार में जीडीपी में तीनों क्षेत्रों को योगदान परिवर्तन में हुआ है, लेकिन रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। और इसके कारण आपको आपने देखा, और आपने देखा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी क्या होती है। अल्प बेरोजगारी प्राइमरी सेक्टर में किस तरह से रहती है, और अल्प बेरोजगारी जो है वो सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र में किस तरह से होती है, और खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट और सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।